का स्टॉक ऑफ द डे, हालांकि हायर लेवल से करेक्ट हुआ है, वोडाफोन आइडिया, उसकी बात करते हैं। अब ये स्टॉक करीब करीब 10% ऊपर, सुबह करीब करीब 15%, इनफैक्ट एक बार इंटरडे में 16% तक स्टॉक गया था, लेकिन अब रह गया करीब करीब एक्चुअली 8% रह गया। अगेन इशू वही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हायर लेवल पे हर कोई अपनी पोजीशन, जो इतने लोग फंसे हुए हैं वो अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हैं। इसके लिए आज सुबह भी मैं थोड़ा सा इस पर अवॉइड ही किया था, लेकिन एक काम करते हैं, बात करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि एक जो न्यूज़ आई वो मटीरियल थी, बैंक गारंटी को लेकर राहत मिली, और खासतौर से सबसे बड़ी राहत वोडाफोन आइडिया के लिए ही थी। कैबिनेट ने 2022 से पहले स्पेक्ट्रम हासिल करने वाली सभी कंपनियों की बैंक गारंटी माफ़ की है। इस फैसले का क्या असर होगा, इस पर बात करते हैं आईएफएल कैपिटल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट और टेलीकॉम एक्सपर्ट बालाजी सुब्रमण्यम से। बालाजी, गुड आफ्टरनून। तो दो सवाल, एक तो खाली इस न्यूज़ की कितनी सिग्निफिकेंस है, और दूसरा कई लोग इससे इन्फर कर रहे हैं कि क्या आगे और भी रिलीफ देगी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट चाहती है कि 3 टेलीकॉम प्लेयर्स रहें, उस थ्योरी में कितना दम होगा? गुड आफ्टरनून। कल का ये डेवलपमेंट जो हुआ, बैंक गारंटी की माफी, वो सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव डेवलपमेंट है। क्योंकि वरना कंपनी को लगभग 25,000 करोड़ का बैंक गारंटी तो देना पड़ेगा। और वो बैंक्स तो इतना एक्सपोजर अगर बैंक गारंटी में लेते हैं तो वो डेट रेस तो हो रही है। वो बैंक लोन तो मिलने में थोड़ा चैलेंजेस हो सकता था। तो अभी ये माफी के कारण तो उस हिसाब से क्लियरली रिलीफ ही है। और वोडाफोन आइडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि वो अपना नेटवर्क इन्वेस्टमेंट के लिए 50 या 55,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान था उनका। और इक्विटी रेस तो हो गया, 24,000 करोड़ का इक्विटी रेस हो गया। और ये डेट रेस 25,000 करोड़ का टारगेटेड था। लेकिन वो उसमें तो दिक्कत आ गई, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर का क्यूरेटिव पिटीशन में उसको रिलीफ नहीं दिया, तो वो प्रॉब्लम हो गया था। और अभी इसीलिए तो बैंक्स वो डेट देने में कॉशियस थे। अभी एक ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और गवर्नमेंट ये चाहता है कि 3 प्लेयर मार्केट में होना ही चाहिए, कम से कम प्राइवेट प्लेयर। बीएसएनएल तो चौथा प्लेयर है। और इसके लिए वो नेक्स्ट स्टेप बैंक्स ये देखेंगे कि अगर वो एजीआर केस में कुछ रिलीफ मिल सकता है कि नहीं। उसमें तो कोर्ट का भी जजमेंट है, तो गवर्नमेंट जो कर सकता है, तो उसमें भी थोड़े थोड़े रेस्ट्रिक्शंस होंगे क्लियरली। लेकिन आगे ये देखना है कि अगर ये मोरेटोरियम जो खत्म हो रहा है सितंबर 30 तारीख को 2025 में, अगर वो मोरेटोरियम एक्सटेंड हो सकता है कि नहीं, वो अभी गवर्नमेंट के हाथ में है। तो उसमें क्लैरिटी भी, अगर उसमें भी क्लैरिटी आ जाएगी, तो वो फंड रेज वोडाफोन आइडिया का होना चाहिए। लेकिन तो अभी देखते हैं, आज का डेवलपमेंट पॉजिटिव है, लेकिन खाली वो पॉजिटिव डेवलपमेंट काफी नहीं है। दिल्ली अब अभी भी काफी दूर है। वोडाफोन आइडिया के निवेशकों को लेकर के मन में हमेशा असमंजस रहता है कि यहाँ पर आगे बात बनेगी या नहीं बनेगी। कितने चांसेस हैं कि बाकी चीजें भी इनके फेवर में थोड़ी सी बैठेंगी? बालाजी, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री को काफी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं, वहां पर बात बनने वाली है या नहीं, और इट्स जस्ट होप? वो तो अभी गवर्नमेंट के हाथ में है, तो मेरे हिसाब से रिलीफ तो आ जाएगा। लेकिन अगर वो 1 महीने में आएगा, 2 महीने में आएगा, या 6 महीने लगेंगे, वो तो थोड़ा मुश्किल है एस्टिमेट करने में, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अपने स्पीड में ही काम करते हैं। तो और अभी तो सितंबर 30th 2025 तक उतने ज्यादा बड़ा पेमेंट्स भी नहीं है, तो थोड़ा अर्जेंसी का भी इश्यू है। तो देखना है कि गवर्नमेंट कितना फास्ट इसमें एक्ट करेगा। ओके, तो आई थिंक इस घटनाक्रम का महत्वपूर्ण जो पहलू था वो तो बालाजी ने समझा दिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट होना चाहूँगा।
बीते अगर आप 4 महीने में टेलीकॉम सेक्टर को देखें सर, तो एक और बड़ा डेवलपमेंट है जो कि स्लाइटली नेगेटिव है। प्राइस हाइक पे सब्सक्राइबर्स का एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन, सब्सक्राइबर्स को लूज़ करना मुख्य टेलीकॉम कंपनियों द्वारा। क्या फर्दर प्राइस हाइक की पॉसिबिलिटीज इन नियर टर्म उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है और यहाँ से आरपूस इम्प्रूव फर्दर हों, इस बात के पोटेंशियल्स कम है आपके मुताबिक? वो प्राइस हाइक तो आते रहेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी ये चर्न जो हुआ है इसके कारण हुआ है कि बीएसएनएल अभी भी वो पुराने प्राइसेस में है। तो सो बीएसएनएल भी अभी तो रोल आउट कर रहा है, उसका तो गवर्नमेंट तो इतना पैसा उसमें डाल रहा है कि एक पॉइंट में वो भी प्राइस बढ़ा ही देगा। तो मैं ये सिनेरियो नहीं देखता कि ये प्राइवेट ऑपरेटर्स जो है और एक 20% प्राइस हाइक करते हैं और बीएसएनएल 2023 में जो रेट्स थे वो ही रेट में बीएसएनएल अपना रेट्स वहां पे ही मेंटेन करता है। क्योंकि अगर प्राइस नहीं प्राइस नहीं बढ़ा तो वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उस दिन बोल रहे थे कि इन्वेस्टमेंट्स तो करना ही है इंडस्ट्री को, तो इसीलिए तो प्राइसिंग तो बढ़ाने के और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से प्राइस हाइक्स होने तो चाहिए फ्यूचर में भी, क्योंकि वरना Okay. वोडाफोन का भी टर्न अराउंड में प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, रिलायंस का भी आईपीओ है, जियो का। तो ये सब कंसिडरेशंस है और इस हिसाब से मैं ये मानता हूं कि प्राइस हाइक्स तो आते रहेंगे। ओके, एक और चीज़ बालाजी, जो अभी शायद उतना बड़ा इशू नहीं है लेकिन हु नोज़ आगे जाके बन जाए, वो स्टारलिंक को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है कि वो स्टारलिंक आएगा कि नहीं आएगा इंडिया में, और वो सैटेलाइट के लिए कैसे होगा, स्पेक्ट्रम होगा, मतलब अलॉटमेंट होगा या क्या होगा, वो आगे जाके रिस्क फैक्टर बनेगा क्या? क्योंकि स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया, इवन भारतीय जैसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक ने। अभी मेरे हिसाब से 4-5 साल के लिए कम से कम स्टारलिंक से इतना ज्यादा थ्रेट नहीं है। क्योंकि अगर आप यूएस में सब देखोगे तो स्टारलिंक का आरपू $100 के ऊपर है और हमारा मोबाइल आरपू है $3 से भी नीचे है, इवन आफ्टर दिस प्राइस हाइक। और इक्विपमेंट का भी वो है $350 का भाव है। और अगर आप 3 मंथ से ज्यादा प्लान्स लेते हैं एयरटेल और जियो, तो वो इक्विपमेंट और इंस्टॉलेशन चार्ज भी वेव ऑफ कर देते हैं। तो प्राइसिंग कंसिडरेशंस अगर आप देखते हैं तो स्टारलिंक बहुत महंगा है क्योंकि इंडिया में आरपू इतना कम है कि अगर स्टारलिंक लोअर प्राइस प्लान्स भी लेके आ जाए, केन्या में वो उसका एक प्लान है $10 महीने का, वो भी इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमारे देश में तो आरपू $2-2.5 है। तो मेरे हिसाब से नियर टर्म में इतना थ्रेट नहीं है और लॉन्ग टर्म में भी टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हम कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। लेकिन मेरे हिसाब से फोर्सिएबल फ्यूचर में उतना थ्रेट नहीं है स्टारलिंक के साइड से। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बालाजी, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इन सारी चीज़ों को। तो ये इस समय बात हुई एक टेलीकॉम सेक्टर की, एंड आई थिंक एक चीज़ क्लियर है कि कुछ और डेवलपमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, एटलीस्ट वोडाफोन को, वोडाफोन के केस हाँ, में तो, क्योंकि खाली इससे, और इवन भारती भी देखिए आप हर्षिता, गैप अप खुला लेकिन कोलैप्स हो गया। इवन इंडस टावर भी खुला गैप अप लेकिन कोलैप्स हो गया। हाँ, वोडा अभी तक 8% के गेंस बचा रहा है लेकिन इंटरडे में 18% ऊपर था, तो इंटरडे में वोडा भी 10% कोलैप्स हुआ है। तो आई थिंक ये आउट ऑफ द ब्लू आया तो शायद मार्केट को एक पॉजिटिव रिएक्शन देने का वो मिला, लेकिन हायर लेवल पर सेलिंग आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। आप जी हाँ, तो ऊपरी लेवल से हल्के होते हुए